तो देखो बच्चे, लास्ट टर्न पे हम लोग एरोमेटिक कर रहे थे और हम लोगों ने बहुत से एग्जाम्पल कर लिए थे, बहुत से बातें को समझ लिया था। अब आगे उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो पहले कुछ मॉलिक्यूल्स को देखते हैं। तो आज हम लोग हेट्रो मतलब कल मतलब लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने वही सारे कार्बन के केसेस लिए। अब कुछ अलग हम लोग मॉलिक्यूल्स को भी कवर करते हैं आज, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या हो सकता है। दिस इज फ्यूरॉन। फिर आगे देखते हैं। दिस इज पायरोल। अरे पीरियोडिक टेबल में ऑक्सीजन के नीचे सल्फर आता है, तो जैसे ऑक्सीजन वैसे सल्फर, तो दिस इज थायोफीन, ठीक है। ये 3 ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। तो देखो सबसे पहली बात तो लोन पेयर कितने उससे मतलब नहीं होता, इंपॉर्टेंट ये होता कि कितना लोन पेयर रेजोनेंस में जाता है। जैसे मैंने पहले बताया था कि कितने पैसे होते हैं वो मैटर नहीं करता, कितने पैसे वो डोनेट कर सकता है वो मैटर करता है। तो सल्फर के पास 2 लोन पेयर, इसका मतलब थोड़ी ना कि दोनों दे देगा। मैं आपको एक बात बताता हूं। देखो वाटर में 2 लोन पेयर होता है। अगर ये एक H+ लेगा, मान लो एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है और एक लोन पेयर बचेगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। एक बात पहले सोचो, ऑक्सीजन पूरे पीरियोडिक टेबल का सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, उस पर प्लस चार्ज आ गया, तो सोचो कितना अनस्टेबल होगा। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों आता है? अरे ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, हाइड्रोजन आया बोला भाई मैं कंगाल हूं, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ऑक्सीजन को दया आ गई, मतलब कि ले लो भाई, तुम ले लो, तुम स्टेबल हो जाओ। पर वो खुद मतलब थोड़ा सा क्या है कि सह ले रहा है कि चलो भाई मेरे पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब एक तो ऑलरेडी मतलब सोचो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो अगर आप सोचो ये कि इस पर एक हाइड्रोजन और लग जाए और ये बन जाए, तो वो इम्पॉसिबल है। मतलब आप समझ लो कि भगवान अगर ऊपर से नीचे भी आ जाए तब भी ऑक्सीजन 2+ चार्ज नहीं लेगा। ऑक्सीजन एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, एक तो सिंगल पॉजिटिव लेके वो बहुत ज्यादा परेशानी कि भाई कैसे मैंने ले लिया, डबल पॉजिटिव ले ही नहीं सकता है। तो ये बात को ध्यान रखना कि 2 लोन पेयर का मतलब ये नहीं होता कि 2 लोन पेयर दान कर देगा, वो लोन पेयर दान करने के लिए नहीं रखा है। आप ये बात समझो, पैसे अगर किसी के पास है तो इसका मतलब थोड़ी ना कि सब दान कर देगा, भाई क्यों करेगा दान, वो उसने अपने लिए रखे है वो, तो वो 2 लोन पेयर कभी नहीं देगा। बहुत अगर सामने वाले पे दया आ गई तो 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर तो देगा ही नहीं, चाहे कुछ भी कर लो। तो इस बात को ध्यान रखना है कि अगर 2 लोन पेयर है तो इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं होता कि दोनों लोन पेयर जाने वाला है, दोनों लोन पेयर तो कभी जाता ही नहीं है। ऑक्सीजन और सल्फर जैसा एलिमेंट 2 लोन पेयर देते तो समझ लो कि मतलब अजूबा क्या मतलब कि इम्पॉसिबल हो, मतलब इम्पॉसिबल भी पॉसिबल हो, वैसे होता ही नहीं, मतलब ये होता ही नहीं है। मतलब ये समझ लो 2 लोन पेयर जा ही नहीं सकते हैं, मतलब वो 2 लोन पेयर देगा ही नहीं। तो एक बात को ध्यान रखना, लोन पेयर कितने हैं इसका मतलब ये नहीं कि सब काउंट करना है। तो सबसे पहली बात तो रेजोनेंस में क्या काउंट होता है, रेजोनेंस या फिर एरोमेटिक मॉलिक्यूल में पाई बॉन्ड और वो लोन पेयर जो रेजोनेंस में जाता है। ऑक्सीजन में 2 लोन पेयर है पर दोनों लोन पेयर जाएगा नहीं, समझ में आ रहा है? 2 लोन पेयर है पर दोनों लोन पेयर जाएगा नहीं, इसमें 1 लोन पेयर तो बचेगा, सिर्फ 1 ही जाएगा। तो कितने लोन पेयर रेजोनेंस में होंगे? सिर्फ 1। और यहाँ पे भी कितने होंगे? सिर्फ 1। नाइट्रोजन बेचारे के पास तो सिर्फ 1 ही है। तो यहां देखो क्या होगा, मैं इसको दिखा दे रहा हूं। तो ऐसा करने से क्या हुआ, नाइट्रोजन ने अपने ऊपर प्लस चार्ज ले लिया, तो वैसे ऑक्सीजन पे भी होगा। अगर आप ऑक्सीजन का लोन पेयर भेजोगे तो ऑक्सीजन में प्लस चार्ज आ जाएगा, तो एक ऑलरेडी प्लस बहुत है, डबल प्लस तो ले ही नहीं सकता, तो ये प्लस और यहाँ माइनस। देखो कितने इलेक्ट्रॉन होगा, 2 + 2 + 2 6। तो नाइट्रोजन पे 6 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन, मतलब इस रिंग पे 6 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। नाइट्रोजन ने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो 2 + 2 + 2 6।
तो ये रिंग कैसा हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एरोमेटिक। तो ये एक एरोमेटिक स्पीसीज, ये क्या, वो दोनों एरोमेटिक स्पीसीज है। तो इसमें नीचे लिखो कि ऑल दी अबव 3 एग्जाम्पल्स आर एरोमेटिक, तो तीनों के तीनों एरोमेटिक है। ये बात ध्यान रखना, 2 लोन पेयर का मतलब ये नहीं होता कि दोनों लोन पेयर जाएगा, एक ही लोन पेयर जाएगा, ठीक है, एक ही जाएगा, घूम फिर के वही वापस आ जाएगा, ठीक है, ये बात को ध्यान रखना। अब एक इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि तीनों में से ज़्यादा एरोमेटिक कौन है, कम एरोमेटिक कौन है। देखो ज़्यादा एरोमेटिक का मतलब क्या है कि देखो एरोमेटिक का मतलब क्या होता है, पहले ये बात समझो आप हमेशा कि एरोमेटिक का मतलब ये हुआ कि मॉलिक्यूल बहुत स्टेबल हो गया। बहुत स्टेबल का मतलब कि देखो जहाँ रेजोनेंस बहुत अच्छा होगा, बहुत प्यार से रेजोनेंस होगा, तो वहाँ पे स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी और वहाँ पे बोला जाएगा कि अच्छा एरोमेटिक कैरेक्टर है। तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, तीनों में लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, सल्फर। अरे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो याद होना चाहिए, सल्फर लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा मतलब उसको इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी कम है, देने की टेंडेंसी ज़्यादा है, तो सल्फर इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो सल्फर क्या होगा कि लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो सबसे इजीली इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो सबसे ज़्यादा रेजोनेंस यहाँ होगा, फिर यहाँ होगा, फिर वहाँ होगा। तो जहाँ ज़्यादा रेजोनेंस वहाँ पे ज़्यादा एरोमेटिक कैरेक्टर, ठीक है। तो इसमें नीचे लिखो एमंग सल्फर, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, सल्फर इज लीस्ट electronegative, so it will donate its lone pair most easily. So among all the 3 molecule, resonance will be most effective in case of thiophene. So order of aromatic character in the above 3 molecule are, तो जो सबसे ज़्यादा एरोमेटिक होता है वो होता है थायोफीन, उससे कम जो होगा दैट इज पायरोल, और उससे कम फ्यूरॉन। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इतना इजीली इलेक्ट्रॉन देता होता नहीं है, ठीक है, तो उस पर प्लस चार्ज आएगा, उतना अच्छा रेजोनेंस होता नहीं, तो होता है पर बहुत अच्छा नहीं होता है, ठीक है, तो वो फ्यूरॉन, ठीक है, ये इनका ऑर्डर रह गई। ठीक है, यहाँ तक बातें समझ में आई। तो जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा ज़्यादा अच्छा रेजोनेंस करेगा, मतलब जितना अच्छा रेजोनेंस उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। कुछ और एग्जांपल्स को चलो फटाफट लिखते हैं। जो एरोमेटिक है, पायरिडिन के केस को करते हैं। देखो एक बात मतलब ध्यान रखना, जो एग्जाम में होता है, जो देखना चाहोगे वो नहीं दिखाया जाएगा। अरे भाई मार्क्स किसी भी एग्जाम में, मतलब नीट जैसे एग्जाम में भी मार्क्स फ्री में नहीं मिलते हैं। मतलब आप चाहो कि ये देखना वो दिख जाए, ऐसा नहीं होगा भाई। ऐसा हो जाएगा तो फिर कोई भी सिलेक्ट हो जाएगा आईआईटी में या फिर मेडिकल में। ये मॉलिक्यूल पायरोल, पहले इन दोनों एग्जांपल को समझते हैं। एक्चुअल में पायरोल और पायरिडिन में हमको लोन पेयर की जरूरत होती है पायरोल में, मतलब किस में जरूरत होती है, पायरोल में। यहाँ लोन पेयर की जरूरत है तो लोन पेयर कभी नहीं दिखाया जाएगा। तो आपको खुद से समझना पड़ेगा भाई, एग्जाम देने गए हो तो 2 साल पढ़ाई करके जाओगे ना। तो नाइट्रोजन पे लोन पेयर समझना पड़ेगा। कैसे? देखो नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड बना लिया है, तो यहाँ पे एक लोन पेयर जरूर होना चाहिए, ये आपको समझना पड़ेगा। जहाँ जरूरत नहीं पायरिडिन पे वहाँ पे दिखाएगा, बोलेगा लो देखो देखो, जिससे बच्चे लोन पेयर देख के कंफ्यूज हो जाए और गलत हो जाए। अब इनमें समझते हैं। ये जो पायरिडिन है एक्चुअल में ये एक एरोमेटिक मॉलिक्यूल है। अब आप बोलोगे सर लोन पेयर है तो कैसे हो गए, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। हाँ देखो लोन पेयर होने से ये नहीं होता है कि वो आपका एरोमेटिक नहीं रहेगा। इंपॉर्टेंट ये था कि कितने इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में जाते हैं या फिर कितने इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड होते हैं। तो नाइट्रोजन पे देखो लोन पेयर होने का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि वो आपका एरोमेटिक नहीं रहेगा। पहले बात एक बार समझ लेते हैं, मैं एक रेजोनेंस करवा के दिखाता हूँ। चलो मैं आप लोगों की इच्छा पूरी कर देता हूँ, रेजोनेंस करवा लेते हैं।
अगर आपने रेजोनेंस करवाया तो क्या हो सकता है ये देखते हैं। ठीक है, ये अगर रेजोनेंस करवा दिया तो इसका लोन पेयर क्या हो गया, क्या हो गया, डीलोकलाइज्ड। क्या हो गया, डीलोकलाइज्ड। अगर डीलोकलाइज्ड हो गया तो ये कैसा हो गया, sp हाइब्रिडाइज। sp हाइब्रिडाइज देखो, 2 सिग्मा बॉन्ड। sp हाइब्रिडाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या होता है, लीनियर। अब आप खुद सोचो, अगर एक लाइन बनाओगे तो ये एक साइक्लिक मॉलिक्यूल पर कैसे बनेगा। अरे आप इसमें देखो, इन दोनों के बीच का एंगल 120 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 120। 120 एंगल होता है sp2 में। sp2 में sp का एंगल होता है 180। तो इसको स्ट्रेट करना पड़ेगा। अगर आप इसको स्ट्रेट कर दोगे तो मतलब आप इसको, मतलब स्ट्रेट करने का मतलब ये है कि आप क्या करो, इसको नीचे लेके आओ, इसको नीचे लेके आओ। तो अगर आप इसको स्ट्रेट करने का सोचोगे और दोनों को नीचे लाओगे तो बॉन्ड फिर टूट जाएंगे, ये रिंग ही टूट जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ, देखो इसका मतलब क्या हुआ, इसको समझते हैं। अगर आप नाइट्रोजन के लोन पेयर को डीलोकलाइज करोगे तो नाइट्रोजन जो होगा वो sp2 से sp हाइब्रिडाइज हो जाएगा। sp का मतलब स्ट्रक्चर होगा लीनियर। तो आपको इसके एंगल को, मतलब ऐसे से आपको एंगल ऐसे करना पड़ेगा और इसके चक्कर में रिंग तोड़ना पड़ जाएगा। फिर पता चला कि रेजोनेंस करवाए तो रिंग ही डिस्ट्रॉय होगी, मतलब रिंग ही तबाह हो गई। तो अगर आप चाहते हो कि रिंग तबाह ना हो, मतलब ये ऐसे तो आराम से रिंग स्टेबल है, हमने कहा रेजोनेंस करवा दो, रेजोनेंस करवा, पता चला रिंग ही टुकड़े टुकड़े हो गए, तो रिंग ही टूट गया। तो वैसे केस में क्या होगा कि रिंग टूट जाएगा, रिंग ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए नाइट्रोजन अपने लोन पेयर को रेजोनेंस में नहीं भेजता है। अगर ये लोकलाइज्ड रहेगा तो ये हाइब्रिडाइजेशन में काउंट होगा और फिर ये क्या होगा, sp2। समझ में आ रहा है। नीचे लिखते हैं, चलो इसमें नीचे लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसका यूज आपको आगे भी कई बार पड़ेगा। लिखो इन पायरिडीन, पायरिडीन लिख लो या फिर पिरिडीन लिख लो, जो भी बोलो, मतलब पिरिडीन भी इसको वैसे बोलते हैं, पिरिडीन या पायरिडीन। तो लिख लो इन पिरिडीन, या इसका नाम है पायरिडीन, जो भी बोलना चाहो वो आपका डिपेंड करता है। तो इन पिरिडीन मॉलिक्यूल lone pair of nitrogen is localized so that hybridization of nitrogen is sp2. So in case of pyridine only 3 pi electron undergo resonance. So pyridine is an aromatic molecule. ठीक है, ये एक एरोमेटिक मॉलिक्यूल। नीचे लिखो, इसमें नीचे लिखो, इफ लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन अंडरगो रेजोनेंस, इन दैट केस लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन बिकम delocalized and hybridization of nitrogen becomes sp. In that case cycling ring will not exist. तो उस केस में रिंग ही एग्जिस्ट नहीं करेगी। अरे sp हो गया, लीनियर हो गया, तो साइक्लिक रिंग, sp का मतलब लीनियर एंड वो फिर रिंग बन ही नहीं सकता। ठीक है, तो साइक्लिक रिंग विल नॉट एग्जिस्ट। तो ये बात ध्यान रखना है कि जहां पे लोन पेयर रेजोनेंस नहीं कर, मतलब जहां पे लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं जाएगा वहां पे दिखाएंगे कि लो भाई करवा लो, कंफ्यूज किया जाएगा हमेशा। और पायरोल में जहां लोन पेयर चाहिए वहां दिखाया नहीं जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखना है कि एग्जाम में जो देखना चाहते हो वो नहीं दिखाया जाता, और वो दिखाया जाता है जिससे देख के कंफ्यूज हो जाओ। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आया होगा। और करते हैं एक दो मॉलिक्यूल। कई बार इस तरीके के मॉलिक्यूल में रहते हैं, ये सब एरोमेटिक है। लोन पेयर से कंफ्यूज मत होना। नहीं, सल्फर से नहीं हो पाएगा। ठीक है, हो गया। अब चलो इसमें कुछ अलग केसेस भी करते हैं। हमने देखो लास्ट इन पे बहुत बेसिक बातें तो लिख लिया था, अब कुछ इंटरेस्टिंग बातें भी लिखते हैं।
एक क्वेश्चन लिखो, राइट एरोमेटिक कैरेक्टर ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल, राइट एरोमेटिक कैरेक्टर ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। तो ये 3 मॉलिक्यूल देखते हैं, और एक दो और भी हो सकते हैं। मतलब मैं ऐसे आपको कहना चाह रहा हूँ कि IIT JEE में 2014 में, मतलब ये सब एग्जाम्पल मैंने क्लास में भी करवाए थे, और ये इसमें से मतलब 2 एग्जाम्पल मतलब JEE में आ गए थे, ये दोनों एरोमेटिक नेचर के बारे में। कैसे करेंगे डिसाइड इन सबको? तो देखो, पहली बात तो एरोमेटिक का मतलब ये नहीं होता कि कहीं भी लोन पर दिख जाए तो काउंट कर लो। रिंग में कितने इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होते हैं उससे डिसाइड होता है। मतलब साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, और फिर रिंग में कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। अब देखो इन सबको कैसे डील करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में मैं जब एरोमेटिक मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने एक बात समझाई थी कि अगर कभी भी आपके पास ऐसा X डबल बॉन्ड Y है तो ये इधर ही टूटेगा, किधर, इधर ही टूटेगा, और इससे हमेशा आपके पास X प्लस एंड Y माइनस बनेगा। क्या बनेगा? X प्लस वाई माइनस। तो जब भी कोई ऐसा केस आए, तो आपको क्या करना है, इस तरीके से तोड़ के चेक करना है, और जब तोड़ के चेक करोगे तो फिर जो स्ट्रक्चर बनेगा उसी से डिसाइड करना है। जैसे करके देखते हैं, जैसे मान लो ये, तो इसको तोड़ो, और यहां पे आएगा प्लस, ठीक है। तो इसमें देखो कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। तो ये आपके पास है एरोमेटिक। इस तरीके से करना है। इसको अगर आप तोड़ोगे तो यहां पे आएगा प्लस और यहां आएगा माइनस। तो रिंग में देखो 4 इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ 4। तो ये आपका है एंटी एरोमेटिक। और इस तरीके से मतलब ब्रेक करो सिंपली। देखो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये बाहर रहेगा, ये अंदर आ ही नहीं सकता है। मतलब दुनिया पलट सकती है पर ये पाई इलेक्ट्रॉन अंदर नहीं आ सकता है। तो अब ध्यान क्या देना है कि हम लोगों को जब एरोमेटिक कैरेक्टर काउंट करना होता है तो हम लोगों को ये देखना होता है कि कितने इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड हो रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन तो हमेशा बाहर रहेगा, अंदर तो आ ही, मतलब अंदर आने के लिए तो देखो यहाँ पे कार्बन में आना चाहिए ना, ये कार्बन में आ ही नहीं सकता है। जब हो ही नहीं सकता तो उसको काउंट नहीं कर सकते। तो ये ध्यान रखना कि इसमें सिर्फ यही मतलब पॉजिटिव चार्ज घूमता रहेगा, एरोमेटिक रहेगा। तो ऐसा कोई केस आए तो आपको इसी तरीके से डील करना है। अब जैसे अगर आप इसको करोगे, दिस विल बी पॉजिटिव एंड दिस विल बी नेगेटिव, सो दिस इज एरोमेटिक। तो अगर ऐसा कोई केस मिले तो आपको इसी तरीके से डील करना है, ठीक है, प्लस एंड माइनस चार्ज को बना के। ठीक है, हो गया। अब इसमें एक दो चीजें और देखते हम लोग। जैसे ये कुछ स्ट्रक्चर हो गए, या फिर ये हो गया, ठीक है। तो इसमें कई बार पूछता है कि बताओ कैसे हम लोग इसको एरोमेटिक करें, मतलब कैसे एरोमेटिक करें। तो देखो जब भी ऐसा कोई केस दे तो ये तो देखो ये कार्बन कार्बन है, तो देखो कार्बन कार्बन में किधर भी प्लस माइनस आ सकता है। जैसे लास्ट केस में तो कार्बन ऑक्सीजन था तो माइनस चार्ज ऑलवेज ऑक्सीजन पे आएगा, प्लस चार्ज कार्बन पे। अगर दोनों कार्बन कार्बन है तो प्लस चार्ज और माइनस चार्ज किधर भी आ सकता है। तो अब ऐसे केस में क्या है कि आपको खुद से तोड़ना है। मतलब कभी कभी ये मतलब कभी कभी का ये क्वेश्चन भी आ चुके जेई में
कि जैसे अगर इसको आप तोड़ोगे तो किस रिंग को प्लस देना है, किस रिंग को माइनस देना है, तो कैसे डिसाइड करेंगे। तो देखो जब भी आप ऐसा तोड़ो तो अगर आप बीच वाले पाई बॉन्ड को तोड़ते हो, मतलब ये होगा कि अगर आप तोड़ोगे तो किधर प्लस दे किधर माइनस, तो ट्राई करेंगे कि दोनों रिंग स्टेबल हो जाए। तो स्टेबल हो जाए तो क्या करें, इसको ऐसा कर देते हैं। अगर आप इसको ऐसा करोगे तो देखो क्या होगा, और देखो आपके पास यहाँ पे लोन पेयर आएगा, तो देखो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे दोनों रिंग क्या हो गए, एरोमेटिक। तो कभी कभी इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, किसको किस तरीके से तोड़े, तो किस पे प्लस है किस पे माइनस। तो ऑलवेज ये बात को ध्यान रखना कि तोड़ते वक्त ट्राई करेंगे दोनों को एरोमेटिक बनाने का। तो जैसे सपोज करो आप इसको अगर ब्रेक करते हो, सो दिस विल बी प्लस एंड दिस विल बी माइनस, सो बोथ रिंग विल बी एरोमेटिक। तो इस तरीके से इनको हमें डील करना होता है। अब हम लोग देखो इसमें आगे बढ़ते हैं, ये काफी एग्जांपल कर लिए। अब हम लोग इसमें एक और कॉन्सेप्ट समझते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक मॉलिक्यूल ऐसे देख लेते हैं, एक मॉलिक्यूल जैसे C6H6, दिस इज बेंजीन। तो बेंजीन का, जैसे बेंजीन एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, तो हम लोग कई बार क्या होता है इसके इनऑर्गेनिक के एक भाई को देखते हैं। इनऑर्गेनिक का भाई, हाँ देखो पीरियोडिक टेबल में कार्बन के पहले बोरॉन, कार्बन के बाद नाइट्रोजन, तो एक मॉलिक्यूल होता है B3N3H6, इसको बोलते दिस इज इन ऑर्गेनिक बेंजीन। कैसे, बस कार्बन का भाई समझ लो कैसे, बोरॉन नाइट्रोजन ठीक, ये होगा। इसमें देखो लोन पेयर है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी होगा। ये देखो ये इसका एरोमेटिक रिंग है, ठीक है, तो ये होता है। अब ऐसे जैसे मान लो कि कार्बन अगर एन टाइम है तो इसको कई बार ग्राफाइट बोलते हैं। अरे अरे, अब आप बोल सकते हो सर डायमंड क्यों नहीं बोलते, अरे नेचर में ज्यादा ग्राफाइट मिलता है कि डायमंड मिलता है, तो जो मिलता है वो लिखते हैं ग्राफाइट। अरे से ये एन का मतलब कि बहुत ढेर सारे कार्बन के एटम होते हैं। तो वैसे अगर आप Bn लिख दो, जैसे देखो बेंजीन से इनऑर्गेनिक बेंजीन में अल्टरनेट बोरॉन नाइट्रोजन अल्टरनेट रिप्लेस करते हैं। तो वैसे अगर ग्राफाइट में सारे कार्बन को हटा के अगर आप अल्टरनेट रिप्लेस कर दो, सो ये आपके पास हो जाएगा इन ऑर्गेनिक ग्राफाइट, ठीक है। तो ये इसका स्ट्रक्चर है गया। तो एक एग्जाम्पल समझेंगे फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग और नेक्स्ट टॉपिक पे। ये एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। कई बार पूछा जाता है ये एरोमेटिक है कि नहीं है। एक्चुअल में ये जो मॉलिक्यूल है ये एक एरोमेटिक मॉलिक्यूल है। तो क्या आप समझो कि इसमें ध्यान, मतलब क्या ध्यान देना, देखो अब आप वैसे इसमें इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 मीन्स 16, तो वैसे एंटी एरोमेटिक होना चाहिए, पर ये एक एरोमेटिक मॉलिक्यूल है। कैसे होता है इसको समझते हैं। देखो यहाँ पे क्या होता है, ये जो है ये इसको मतलब ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता, ये बेचारा देखता रह जाता है। यहाँ पे क्या होता है, देखो ये पाई बॉन्ड इधर, तो ये पाई बॉन्ड इधर, ये पाई बॉन्ड इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर और इधर, तो ये बस बाउंड्री बाउंड्री में घूमते रहते हैं। तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं दिस इज पेरीफेरल, आपके पास वही रेजोनेंस या फिर पेरीफेरल
एरोमेटिक मॉलिक्यूल। देखो होता क्या है कि एरोमेटिक का मतलब है कि मॉलिक्यूल बहुत स्टेबल होना चाहिए, ये बहुत स्टेबल मॉलिक्यूल है और ये रेजोनेंस में जाता ही नहीं। तो कितने तक जा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे टोटल 14 इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में जाते हैं। ये एक एरोमेटिक मॉलिक्यूल है। तो कई बार क्या होता है, जो बहुत बड़े मॉलिक्यूल आते हैं जैसे इस टाइप के, तो इसमें जो बीच वाला जो होता है वो रेजोनेंस में नहीं जाता है, और रेजोनेंस सिर्फ क्या होता है, बाउंड्री बाउंड्री पे होता है, मतलब पेरीफेरी। पेरीफेरी मतलब पता होगा ना, पेरीफेरी मतलब बाउंड्री बाउंड्री। तो यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ पेरीफेरी पे आपका रेजोनेंस होता है, इसको हम लोग बोलते हैं पेरीफेरल एरोमेटिक मॉलिक्यूल। ठीक है, इसमें नीचे लिख लो, ये देखो, एबा मॉलिक्यूल इज एरोमेटिक बिकॉज पाई बॉन्ड प्रेजेंट at periphery, अरे पेरीफेरी because pi bond present at periphery only take part in resonance. Pi bond present in the middle of molecule does not take part in resonance. क्योंकि ये रेजोनेंस में नहीं आता, सिर्फ क्या आता, पेरीफेरी वाला ही रेजोनेंस में जाता है। इस बात को ध्यान रखना है। तो ये पेरीफेरल रेजोनेंस हो, मतलब पेरीफेरल एरोमेटिक मॉलिक्यूल होता है ये। ठीक है, कुछ बातों को आपको इसमें ध्यान देना है। अगर आपको मतलब कई बार आता है बड़ा मॉलिक्यूल दे दे, पूछे कि एरोमेटिक है कि नहीं है, तो देखो एरोमेटिक का जो मतलब समझ लो कि अगर आप मान लो आप छोड़ो मान लो आपको एरोमेटिक नहीं पता, अच्छा एरोमेटिक मान लो अभी 2 लेक्चर छोड़ दो, अभी पहले एरोमेटिक का सुन के क्या याद आता था, क्या स्ट्राइक करता था, बेंजीन। मतलब बेंजीन मतलब एरोमेटिक। अभी तक आपको 2 लेक्चर के पहले क्या मतलब था, बेंजीन मीन्स एरोमेटिक, एरोमेटिक मतलब बेंजीन। तो अगर आपको ऐसा कोई बड़ा सा स्ट्रक्चर दिखाई दे और आपसे पूछे एरोमेटिक है कि नहीं, मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, मतलब ऐसा कोई भी बड़ा सा स्ट्रक्चर दिखाई दे, आपसे पूछे एरोमेटिक है कि नहीं, तो आप सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल काम करना। अगर आपको इसमें कहीं से कोई बेंजीन नहीं दिख रहा है, मतलब अगर आपको बेंजीन नहीं दिख रहा है, तो समझ लेना ये पूरा मॉलिक्यूल एरोमेटिक। मतलब बेंजीन अकेला सब पे भारी है, मतलब बेंजीन एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेबल, मतलब मोक्ष की प्राप्ति इसको जाती है। तो वैसा आपका मॉलिक्यूल है। अगर एक बड़ा स्ट्रक्चर दिया है और पूछे कि बताओ एरोमेटिक है कि नहीं है, तो अगर आपको बेंजीन रिंग दिख गया उसमें तो सिंपली एरोमेटिक, और ऐसा कोई बड़ा मॉलिक्यूल लाए तो पेरीफेरी ही सब काउंट करना है। पेरीफेरल रेजोनेंस में मैं सिर्फ आपको यही दिखा रहा हूँ। एक्चुअली उससे बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, पर नॉर्मली वो 9th 10th मतलब सॉरी 11th 12th के लेवल पे या जेई या नीट के लेवल पे मतलब लेवल पे पूछा नहीं जाता है। वैसे ये मॉलिक्यूल भी नहीं पूछा गया कभी तक, पर एडवांस वालों का भरोसा नहीं है। एडवांस वाले तो पता ही इधर उधर का कुछ भी पूछ लेते हैं, तो एडवांस के लिए सेफ साइड रहने के लिए मैंने ये करवा दिया। ठीक है, कि ये क्वेश्चन आ सकता है एडवांस में, जो मैंने लास्ट में बताया, एक मेरे से गलती हो चुकी है, तो एडवांस वालों को भरोसा नहीं, तो ये मॉलिक्यूल मैंने करा दी, ये एरोमेटिक मॉलिक्यूल होता है। और वैसे बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल भी होते हैं, पर वो क्या है, मतलब नहीं पूछा जाएगा। देखो एक बात समझो, हम जो केमिस्ट्री करते हैं यहाँ पे रिसर्च नहीं कर रहे कि सब पढ़ा दो, अदरवाइज एरोमेटिक मॉलिक्यूल पे तो एक किताब पूरी बनती है। तो यहाँ पे पूरा रिसर्च थोड़ी ना करना कि एरोमेटिक मॉलिक्यूल पढ़े, हमको सिर्फ वो पढ़ना है। देखो हमारा टारगेट, पहली बात एक मतलब आपके दिमाग में एक बात बहुत क्लियर होनी चाहिए, हमारा टारगेट केमिस्ट्री में रिसर्च करना नहीं है, हमारा सिर्फ एक ही टारगेट है, नीट जेई। नीट एग्जाम का पेपर इजी आता है, सिंपल मॉलिक्यूल की है। जेई में जे एडवांस का पेपर थोड़ा डिफिकल्ट आता है, थोड़े अच्छे मॉलिक्यूल की है। एक ऐसा कॉन्सेप्ट में बता दिया जो जे एडवांस में पूछा जा सकता है। अब एडवांस में थोड़ी ऐसा थोड़ी ना कि कुछ भी पूछ ले, अरे कुछ भी कैसे पूछ लेगा भाई, अरे ऐसे थोड़े कुछ भी पूछ ले। एरोमेटिक में पता चला कोई भी मॉलिक्यूल निकाल दी, ऐसा आ ही नहीं सकता है। और मान लो अगर आ गया तो कोई नहीं कर पाएगा इंडिया में कोई भी बच्चा नहीं कर पाएगा। तो समझ लेना 3 नंबर या 4 नंबर सबको चलेगा। वैसा ऐसा क्वेश्चन वो नहीं देते कि कुछ भी दे दे। तो नॉर्मली क्या होता है, जो सिलेबस में होता है, मतलब एक तो एडवांस बस ये लिखा था एरोमेटिक मॉलिक्यूल, तो बेसिक एग्जांपल और थोड़ा सा हाई लेवल का, जैसे ये मतलब जो रिसर्च मतलब बेस रहता है, इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में एकदम घुस के वो भी नहीं पूछते, एक्चुअल में उतना जानने की जरूरत ही नहीं होती। तो हम लोगों ने एरोमेटिक मॉलिक्यूल के लिए जितना जानना चाहिए 11th 12th के लेवल पे उतना कर लिया, इवन उससे मोर देन इनफ कर लिया। नीट के लिए तो मैं आपको सही बताऊँ तो मोर देन इनफ, इवन ये सब तो नीट और जेईई में तो आ ही नहीं सकता है। ठीक है, तो हम लोगों का एरोमेटिक मॉलिक्यूल खत्म हो गया है। ये बात हमेशा आपके दिमाग में होना चाहिए, जो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं इसका एक ही टारगेट है, जेईई एंड नीट। हमारा टारगेट रिसर्च नहीं है। ठीक है,
अब हम लोग आते हैं फिर से रेजोनेंस में। अब हम लोगों को थोड़ा सा बॉन्ड ऑर्डर के बारे में थोड़ा सा चीज़ों को समझना है, ठीक है। तो कुछ बातों को पहले ध्यान रखना है वैसे कि तो अगर एक मॉलिक्यूल है, मान लो एक मॉलिक्यूल है, अगर वो रेजोनेंस में जाता है तो वो स्टेबल हो जाता है। तो रेजोनेंस में जाने से क्या होता है, वो एनर्जी को रिलीज करता है, एनर्जी को रिलीज करेगा तो मॉलिक्यूल स्टेबल होगा। मॉलिक्यूल एनर्जी रिलीज करने का मतलब क्या होता है, अरे एक्चुअल में जब मॉलिक्यूल रेजोनेंस में जाता है तो उसके अंदर जो एक्स्ट्रा एनर्जी होता है उसको रिलीज कर देता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी। तो मॉलिक्यूल का रेजोनेंस एनर्जी जितना ज़्यादा हाई होगा वो मॉलिक्यूल उतना ज़्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। ठीक है, ये बात ध्यान। रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा होने का मतलब उसने ज़्यादा एनर्जी रिलीज कर दिया तो कम एनर्जी बची तो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो नीचे एक पॉइंट लिखो, इसमें लिखो एज रेजोनेंस एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल इंक्रीजेस स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल ऑल्सो इंक्रीजेस। जितना ज़्यादा रेजोनेंस एनर्जी उतना ज़्यादा क्या होगा, स्टेबिलिटी। ठीक है, ये बात को ध्यान रखना है। अब एक टर्म आप लोगों को मुझे बताना है, इक्विवेलेंट रेजोनेंस, एंड दूसरा आपके पास नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस। ठीक है, तो हम लोग इसको करते इक्विवेलेंट एंड नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या होगा ये। तो जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, चलो ओजोन ले लेते हैं, ओजोन। ठीक है, ये ओजोन इसलिए लिया क्योंकि ओजोन से आप पहले किया हुआ है। तो ये क्या है, ये आपके पास एक कैनोनिकल स्ट्रक्चर है। ये दोनों एक कैनोनिकल स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो देखो दोनों सेम है, मतलब अगर कैनोनिकल स्ट्रक्चर जैसे 2 है, 3 है, 4 है, अगर वो सारे के सारे सेम है तो वो कहलाएगा इक्विवेलेंट रेजोनेंस, या फिर बोलेंगे यहाँ पे इक्विवेलेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर है। तो अब देखो इनका जो हाइब्रिड बनाएंगे, हाइब्रिड क्या होगा इसमें, वही ऑक्सीजन और प्लस चार्ज, और देखो -1 2 में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, एवरेज हाफ एंड हाफ। ठीक है, ये तो ये होता है इक्विवेलेंट रेजोनेंस। ठीक है, अब समझो जो हाइब्रिड है वो दोनों के जैसा दिख रहा है, मतलब एक इसको ऐसे समझ लो कि एक फैमिली में जैसे मान लो कि खर्चा मान लो चलाना है, मान लो कि आपको कुछ एक्सपेंस करने हैं, मतलब कुछ खर्चे देखने हैं, तो अगर 2 लोग कमा रहे हैं और दोनों का कंट्रीब्यूशन अगर इक्वल है तो दोनों पे लोड नहीं आएगा। दोनों पे लोड नहीं आ रहा मतलब सिस्टम बहुत बैलेंस रहेगा, स्टेबल रहेगा। मतलब देखो अगर मान लो ये हाइब्रिड है, इसको कुछ रिक्वायरमेंट है, दोनों ने इक्वल कंट्रीब्यूट किया तो चीज़ें बैलेंस है। एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, अब इसमें रिवर्स भी कर सकते हैं, रिवर्स भी कर सकते हैं। चलो ये ठीक है, इसका हाइब्रिड बनाते हैं।
तो देखो ऐसा बनेगा। अब एक बात समझो, ये 3 कैनोनिकल स्ट्रक्चर में ये बहुत स्टेबल है, सबका ऑक्टेट पूरा है। जहाँ बेचारे का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, यहाँ पे इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि जब इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर से, मतलब जब कैनोनिकल स्ट्रक्चर सेम नहीं होते तो इनको बोलते हैं हम लोग नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस। नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस में क्या होता है कि जो स्टेबल वाला होता है उसका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा होता है और अनस्टेबल का कंट्रीब्यूशन क्या होता है, कम होता है। अब आप ऐसे समझ लो कि कहने के लिए तो 3 पर आप ऐसे समझो कि मान लो कि भाई खर्चा, मान लो इसको कुछ चलाना, कुछ पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो ये बेचारा ज़्यादा कंट्रीब्यूट करा, पता चलो ये बेचारा 90% कंट्रीब्यूट करता है, ये दोनों 5% ऐसा होता है। जहाँ पे सबका ऑक्टेट पूरा है उसका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा होगा, इन दोनों का कंट्रीब्यूशन बहुत कम होगा। तो ये बेचारा कहेगा कि ये क्या है, मतलब मेरा ही कंट्रीब्यूशन हो रहा है 90%, ये दोनों कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे। तो ऐसा सिस्टम क्या होता है, प्रिफर्ड नहीं होता। या ये सिस्टम क्या होता है, उतना स्टेबल नहीं होता। तो एक बात को ध्यान रखना है कि जो इक्विवेलेंट रेजोनेंस होता है वो हमेशा बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है एज कंपेयर टू नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस, क्योंकि नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस में जो मोस्ट स्टेबल हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है उसी पे लोड ज़्यादा रहता है। इस वजह से क्या होता है, स्टेबिलिटी उतना ज़्यादा बढ़ नहीं पाती। एक बात समझो, रेजोनेंस एनर्जी क्या था, मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर और हाइब्रिड के बीच के एनर्जी का डिफरेंस। तो अगर ये स्ट्रक्चर में इसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है तो ये दोनों काफ़ी सिमिलर होंगे। अगर बहुत ज़्यादा सिमिलर होंगे तो इनमें एनर्जी गैप कम होगा। अरे सिमिलर है ना ये, तो अगर ये दोनों बहुत सिमिलर हुए तो एनर्जी गैप कम होगा, एनर्जी गैप कम होगा तो स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ती है। जहाँ पे ये क्या है कि दोनों का एग्जैक्टली मिडिल में, मतलब दोनों का समझ लो कि ना इसके जैसे ना इसके जैसे, एग्जैक्टली दोनों के मिडिल में, तो यहाँ पे एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा होता है और यहाँ पे फिर क्या होता है, आपका स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होता है। तो चलो नीचे कुछ पॉइंट को समझते हैं। तो नीचे लिखो, इसमें लिखो इन केस ऑफ इक्विवेलेंट रेजोनेंस all the canonical structure contribute equally to resonance hybrid. So in this case resonance energy is very high. So in this resonance hybrid is very stable as compared to canonical structure. So equivalent resonance is very effective, and in this resonance energy is also very high. तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है, रेजोनेंस एनर्जी बहुत हाई होता है, बहुत अच्छा सिस्टम रहता है। ठीक है, इसमें नेक्स्ट लाइन से लिखो इन केस ऑफ नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस stability of canonical structures are different. So in this case contribution of most stable canonical structure is very high as compared to other structure. So in this resonance hybrid appears similar to the most stable canonical structure. So in this resonance energy is less and this type of system are not very stable. स्टेबल है पर बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है, ये ज़्यादा है। मतलब कंपेयर करना हुआ तो ये बहुत अच्छा है, ये रिलेटिवली उतना अच्छा नहीं है। ये बहुत स्टेबल है, ये उतना स्टेबल नहीं है। ठीक है, तो क्या होता है इसका मतलब रेजोनेंस एनर्जी, ध्यान रखना कि इसका इससे डिफरेंस देखा जाता है। और जब ये बहुत स्टेबल है तो इन दोनों में क्या होगा, सिमिलरिटी बहुत ज़्यादा होती, तो क्या होता है, गैप कम होता है। इसमें नीचे लिखो इन केस ऑफ नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस एनर्जी इज लेस, सो इंक्रीज इन स्टेबिलिटी इज नॉट वेरी हाई। तो स्टेबिलिटी में जो इंक्रीज होता है बहुत ज़्यादा हाई नहीं होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। तो ये ध्यान रखना है कि इक्विवेलेंट वाला हमेशा बहुत प्रेफर होता है एज कंपेयर टू नॉन इक्विवेलेंट। ठीक है, अब इनमें चलो कुछ बातों को समझने का टाइम आ गया, बॉन्ड ऑर्डर कि क्या है ये सब चीजों को। इसी एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। ये एग्जाम्पल से आपको बहुत चीजें क्लियर हो जाएंगी।
ठीक है, ये इसका रिवर्स करते हैं, मतलब वो सब करके देख लो, 3 स्ट्रक्चर। मतलब ऐसा हो रहा है कि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड एक ही बार है और डबल बॉन्ड दो बार, और यहाँ पर डबल बॉन्ड एक बार, सिंगल बॉन्ड दो मतलब टाइम्स, मतलब यहाँ सिंगल 2 बार आ रहा है पर डबल एक ही बार आ रहा है। अब समझते हैं इसमें क्या होगा। हाइब्रिड को देखते हैं। ठीक है, ये डॉटेड से दिखाया जाता है और कई बार इसको पूरा लगातार भी रहता है। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर लिखने का पहले बार चार्ज लिखना है, 0 प्लस माइनस, तो न्यूट्रल ला, 0 माइनस प्लस न्यूट्रल ला, बॉन्ड ऑर्डर। तो अब आपको यहाँ पे एवरेज लेना है। देखो एवरेज लेने का जब टाइम आता है, अगर मान लो कि जैसे सपोज करो, एक एग्जांपल समझ लो कि मेरे पास एक कलर है ब्लैक, एक कलर है वाइट, ब्लैक एंड वाइट। अगर मैंने दोनों 50-50% मिलाए तो एवरेज दोनों के बीच में आएगा। पर अगर सपोज करो मैंने ब्लैक मिला दिया 90% और वाइट मिलाया सिर्फ 10%, तो जो ग्रे बनेगा वो ब्लैक के बहुत मतलब क्लोज रहेगा। और अगर मैंने ब्लैक को मिलाया 90% और मतलब सॉरी, अगर मैंने वाइट को मिलाया 90% और ब्लैक को मिलाया सिर्फ 10%, तो जो एवरेज जो बनेगा वो नियरली वाइट के क्लोज रहेगा। तो आप जब एवरेज जब लेते हो तो जो मतलब जो कलर बनता है वो डिपेंड करता है किसमें मतलब उसमें मतलब किसका कितना कंट्रीब्यूशन है। इक्विवेलेंट के केस में सारे हाइब्रिड का मतलब इक्विवेलेंट के केस में सारे कैनोनिकल स्ट्रक्चर का कंट्रीब्यूशन इक्वल होता है, तो वहां पे जो हाइब्रिड होता है वो दोनों के बीच में होता है। पर यहाँ पे नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस में सबका कंट्रीब्यूशन इक्वल नहीं होता है, इसलिए ये जो मॉलिक्यूल होता है वो दोनों के बीच में नहीं होता है। तो यहाँ पे जब आप एवरेज लोगे तो ऐसा नहीं कि ये 2 बार है तो इसको 2 टाइम, इसको 1 टाइम, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। एक बात समझ लो कि जैसे मान लो कि सोसाइटी में लोग एग्जिस्ट करते हैं, मान लो 20 लोग, 50 लोग, 100 लोग, मान लो एक तरह से मान लो 1000 लोग हो गए, ऐसे नॉर्मल 1000 लोग। और एक तरफ मान लो कि मुकेश अंबानी, तो मुकेश अंबानी के पास इतना पैसा है कि वो नॉर्मली, मैं एक नॉर्मल क्लास की बात करूँ, नॉर्मली मतलब आप जो समझ लो नॉर्मली मिडिल क्लास या फिर नॉर्मल मिडिल क्लास, तो ऐसे 1000 हो जाए, 10,000 हो जाए, वो मुकेश अंबानी उन पर तब भी भारी पड़ेगा। तो इम्पोर्टेंट ये होता है कि मतलब कौन ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकता है, कौन ज़्यादा पावरफुल है। इंपॉर्टेंट ये नहीं होता कि नंबर किसका ज़्यादा है। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों अनस्टेबल है। अगर ये अनस्टेबल है तो इनका कंट्रीब्यूशन इसमें बहुत कम होगा। आप समझ लो कि इसमें 90% कंट्रीब्यूशन इसका होगा और दोनों का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 5 और 5% होगा, क्योंकि दोनों स्टेबल ही नहीं है। जब स्टेबल ही नहीं तो कंट्रीब्यूट कहाँ से करेंगे। तो इसमें नीचे लिखो, फिर से लिखो इन केस ऑफ नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस, contribution of most stable canonical structure is very high, so resonance hybrid always appear very similar to the most stable canonical structure। बहुत ज़्यादा उसके सिमिलर दिखाई देगा। सिमिलर दिखने का मतलब क्या है, जहाँ पे क्या है डबल बॉन्ड, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, डबल के आसपास ही रहेगा, उससे ज़्यादा कम मतलब बहुत ज़्यादा कम नहीं होगा। देखो इसका कंट्रीब्यूशन है 90%, ये सिर्फ 10, ये सिर्फ 5 और 5%। तो एवरेज लेके करना चाहो, मतलब वैल्यू वैसे इसमें निकालना नहीं होता, आपको आइडिया बताना होता सिर्फ। तो यहाँ पे देखो क्या है डबल, ठीक है, यहाँ पे क्या है सिंगल, यहाँ पे क्या है सिंगल, तो डबल का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है। तो जब आप इसमें मतलब बॉन्ड ऑर्डर लिखोगे तो इसका बॉन्ड ऑर्डर लिखा ऐसे जाता है कि इसका इस वाले का इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 2 से कम है। देखो एवरेज शायद पता होगा कि 2 और 1 का एवरेज लोगे तो 1 और 2 के बीच में आएगा, पर इसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है तो उसके बाद भी क्या होगा, एवरेज 2 के आसपास रहेगा। अरे ब्लैक अगर 90% है और अगर वाइट 10% था तो जो ग्रे कलर बनेगा वो ब्लैक के आसपास होगा।
तो अगर इसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है तो ये जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो इसके ही क्लोज रहेगा 2 के आसपास। अब यहाँ देखो क्या है, सिंगल बॉन्ड, अगर इसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर रहेगा वो सिंगल के आसपास ही रहेगा, लेकिन ये सिंगल या डबल है तो एवरेज 1 और 2 के बीच में आएगा, पर इसको लिखा जाएगा 1। तो इसमें ध्यान रखना है कि आप जब ऐसे केस को डील करोगे तो यहाँ पे जो ज़्यादा स्टेबल होगा उसके अकॉर्डिंग बताना है। यहाँ पे डबल है, डबल था ये, पर सिंगल बना तो इसलिए एवरेज 2 से कम होगा, मतलब एवरेज पर ये 2 था, इसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा तो बोलोगे बॉन्ड ऑर्डर 2 से कम, इसका क्या है 1। ठीक है, तो इस तरीके से इनको डील करते हैं। एक चलो नेक्स्ट केस करते हैं, इसी से मिलता जुलता पहले। मैंने एक साथ डबल एक साथ ट्रिपल ले लिया। ठीक है, ये हाइब्रिड, तो कोई यहाँ पर डबल बॉन्ड हमेशा था, ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड हमेशा था, डबल बॉन्ड सब में है, हाँ, लेकिन ये जा रहा है आ रहा है यहाँ पे भी, और ये तीसरा, ठीक है, इसमें ये वाला ज़्यादा स्टेबल है। कौन सी ये वाला? तो यहाँ पे देखो इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, वहाँ पे इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो ये ज़्यादा स्टेबल है, तो इसका कंट्रीब्यूशन नो डाउट बहुत ज़्यादा होगा। तो बॉन्ड ऑर्डर देखो कैसे लिखा जाएगा, तो ये देखो 2 से 1 आ रहा है तो एवरेज 1 और 2 के बीच में, पर इसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, किसका? इसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, तो इसलिए इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या लिखा जाएगा? इसका बॉन्ड ऑर्डर होगा 2 से कम, ठीक है, 2 का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है। यहाँ पे देखो ट्रिपल है और डबल, तो एवरेज 3 और 2 के बीच में है, पर 3 वाले का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, तो जिसका ज़्यादा होगा उसी के आसपास बताना है। मतलब 2 से कम का मतलब कि 2 से जस्ट कम, लाइक 1.9, 1.95, 1.8। तो अगर कभी बोला 2 से कम, दिस में 2 से जस्ट कम, ठीक है, ये इस तरीके से लिखा ही जाता है एक्चुअल में। तो ये नहीं कि 2 से कम बोला तो आप 0 समझ लो या बोलो कि सर 1 होगा, अरे भाई ऐसा नहीं समझते हैं। समझते क्या है कि डबल एंड सिंगल है, तो एवरेज 1 और 2 के बीच में आएगा, पर इसका कंट्रीब्यूशन जाता है तो 2 से थोड़ा सा कम, तो लिखा ऐसे जाता है 2 से कम। ये अंडरस्टूड होता है बाय डिफॉल्ट, लिखा ही ऐसे जाता है। ट्रिपल एंड डबल, डबल ट्रिपल का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा, तो एवरेज 3 के आसपास होगा, तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 3 से जस्ट कम, ठीक है। यहाँ पे सिंगल एंड डबल एंड डबल, पर इसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है। सिंगल और डबल के एवरेज, सिंगल एंड डबल के एवरेज लोगे तो सिंगल और वही डबल के एवरेज अगर आप लोगे तो एवरेज 1 और 2 के बीच में आएगा, मतलब एवरेज 1 और 2 के बीच में आएगा, पर इसका कंट्रीब्यूशन क्या है? इसका कंट्रीब्यूशन क्या है आपके पास ज़्यादा, तो इसलिए इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो 1 से ज़्यादा रहेगा। ठीक है, ये सब चीज़ें समझ में आ रहा है। चलो 1-2 क्वेश्चन करते हैं चीज़ों को अच्छे समझने के लिए। कंपेयर द कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इन द फॉलोइंग। कार्बन कार्बन का बॉन्ड लेंथ कंपेयर करते हैं इन द फॉलोइंग। बॉन्ड लेंथ के लिए ध्यान रखना है कि बॉन्ड लेंथ जो होता है बॉन्ड ऑर्डर के उल्टा होता है, ये बात ध्यान रखना है, इसी कॉन्सेप्ट का यूज करना है। इसका मतलब कि अगर बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ कम होगा, ठीक है। करते हैं, ये पहला है,
दूसरा इसमें 2 करने, 3 4 इसमें 2 करना है, 5 एंड 6, ठीक है। इनको कंपेयर करना है। देखो आपका स्ट्रक्चर यही ड्रॉ किया आएगा, रेजोनेंस होता है कि नहीं होता है ये सब आपके ऊपर है, आप क्या लगाते हो क्या सोचते हो वो अब आपकी मर्जी है, ठीक है। अब आपको ध्यान देना है। तो पहले वाले में तो कहीं कुछ नहीं होता है, तो इसका देखो बॉन्ड ऑर्डर कितना है 1, चीजें बहुत क्लियर होनी जरूरी है। इसमें कुछ नहीं होगा, सिंपली बॉन्ड ऑर्डर 2। इन दोनों में अभी जस्ट पहले रेजोनेंस थोड़ी देर पहले करवा के दिखाया। इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होता है ये 1 से बड़ा, मतलब 1 से बड़ा का मतलब ये नहीं होगा कि 5 10 ऐसा कुछ हो जाएगा। अरे भाई 1 से बड़ा मतलब 1.1 सबसे बेस्ट, 1 से थोड़ा सा बड़ा। एग्जैक्ट वैल्यू लिख नहीं सकते, मतलब वो बता ही नहीं सकते, बस आइडियल बता सकते कि आइडियल लगा सकते कि भाई ये इतना होना चाहिए। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा 1 से आपके पास बड़ा, और इसका बॉन्ड ऑर्डर या फिर इसका मतलब वही हमने लिखा था भाई, इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है 2 से कम। 2 से कम का मतलब कि 1.8 1.9 लाइक दैट, ठीक है। 5 और 6 को करते हैं तो देखो बेंजीन में पता है कि दोनों का जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो सेम होता है, मतलब बेंजीन में रेजोनेंस होता है तो दोनों का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा 1.5 दोनों का, ठीक है। दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम होता है 1.5 1.5 दोनों का। तो ये 1 से बड़ा मतलब 1.1 समझ लो, 2 से कम मतलब 1.9। तो बॉन्ड ऑर्डर जिसका ज़्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ कम, तो सबसे छोटा लेंथ होगा इसमें 2 वाले का। अरे बॉन्ड ऑर्डर इसका 2 था, ठीक है, लेंथ सबसे छोटा। इसका 2 से जस्ट कम लाइक 1.8 1.9, तो उससे बड़ा होगा 3। बॉन्ड ऑर्डर कम होता जाएगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ती जाएगी। इन दोनों को 1.5 1.5 मतलब कि 5 एंड 6 दोनों सेम होंगे, ठीक है ये। और फिर आपके पास 4, अरे ये 1 से बड़ा और सबसे बड़ा 1। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करना होता है। इस तरीके के क्वेश्चन जेई में बहुत ज़्यादा आते हैं, या इवन आपको ये मतलब ये 3 आ जाएगा और आपको ये क्वेश्चन नीट में भी आ सकता है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको कंपेयर करने के लिए आते हैं। तो इनमें बॉन्ड ऑर्डर क्या एग्जैक्टली नहीं बता सकते हो, आपको इसमें बॉन्ड ऑर्डर इस तरीके से सोचना पड़ता है एक्चुअल में। चलो 1-2 क्वेश्चन इसमें और करते हैं। इसमें नीचे लिखो कंपेयर द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इन द फॉलोइंग। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इन द फॉलोइंग। ये पहला है, ठीक है। ये दूसरा है, ये तीसरा है, ठीक है। ये 3 को समझते हैं। तो देखो क्या होगा, इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो हमेशा 2 रहेगा। अरे कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड कर बात करें 2 रहेगा। इसमें देखो रेजोनेंस होगा, तो जब रेजोनेंस होगा तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 से गिर जाएगा, पर रेजोनेंस एक ही बार होगा तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा 2 से कम, ठीक है। इनमें जब कंपेयर करेंगे तो ये यहाँ और ये यहाँ और ये इधर, तो याद होगा कौन ज़्यादा इफेक्टिव रेजोनेंस होता है, वो जितना लंबा रेजोनेंस वो ज़्यादा इफेक्टिव। तो जब रेजोनेंस होगा तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना, अरे 1 आ जाता है ना ये, मतलब देखो रेजोनेंस करने से बॉन्ड ऑर्डर 1 आ जाता है, पर यहाँ पे रेजोनेंस एक ही बार, वहाँ पे ज़्यादा लंबा रेजोनेंस ज़्यादा इफेक्टिव रेजोनेंस, वहाँ पे बहुत देर तक 1 रहेगा। तो ऐसे समझो अगर 1 और 2 का अगर एवरेज लेना है तो अगर 1 ज़्यादा टाइम तक रहा तो एवरेज गिनने लगता है, तो वहाँ पे रेजोनेंस ज़्यादा देर तक होगा, ज़्यादा इफेक्टिव होगा। 1 ज़्यादा टाइम तक रहेगा तो उसमें एवरेज गिर जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर का एवरेज गिरेगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। तो इसलिए बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर करेंगे तो 1 फिर 2 फिर 3, तो ये इसमें क्या होगा बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर होगा इसमें।
तो देखो बॉन्ड लेंथ को कॉन्सेप्ट को समझने के लिए या फिर इन सबको करने के लिए एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो फिर आज का लेक्चर खत्म करते हैं, आगे तो नेक्स्ट लेक्चर में बढ़ेंगे। तो एक दो एग्जाम्पल और समझते हैं। तो नीचे क्वेश्चन लिखो, कंपेयर द कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इन द फॉलोइंग। कंपेयर द कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इन द फॉलोइंग। ये फर्स्ट हुआ, ये सेकंड हुआ, ठीक है। ये थर्ड हुआ। इनको समझते हैं। देखो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है, हमेशा क्या रहेगा 2, ठीक है। इसमें समझो NO2 याद करो, मैंने बताया था माइनस एम इफेक्ट रेजोनेंस, ठीक है। जी इलेक्ट्रॉन को अपने साइड खींचेगा, तो जब खींचेगा तो यहां पे क्या आ जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर 1 आ जाएगा, ठीक है। पर फिर भी वही जब रेजोनेंस करवाओगे तो यहाँ पे देखो प्लस आ जाएगा। करवा के देखो, रेजोनेंस जब करोगे तो यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा, तो जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनेगा उसकी स्टेबिलिटी कम होगी, ठीक है। पर यहाँ पे बॉन्ड वही ये गया तो सिंगल बॉन्ड आएगा, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, गिरने लगेगा, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, 2 से कम होगा, ठीक है। तो मतलब रेजोनेंस करने की वजह से क्या होगा, ये बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा 2 से 1। आप लिखना चाहते लिख लो कि इन दिस बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीजेस ड्यू टू रेजोनेंस, ठीक है। यहां पे देखो ये खींच रहा है, तो उसकी वजह से भी क्या होगा, सिंगल बॉन्ड आएगा, ठीक है। ऊपर से ये धक्के भी मारता है, लोन पेयर, ये याद करो, ये लिखवाया तो मैंने प्लस एम इफेक्ट, तो ऊपर से धक्के भी मारेगा, तो जब धक्के मारेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, ये और उधर जाएगा, तो यहाँ पे ज्यादा देर तक क्या होगा, सिंगल बॉन्ड। समझो यहाँ पे हमेशा डबल बॉन्ड, ये खींच रहा है, तो जब खींचेगा तो सिंगल बॉन्ड आएगा, फिर जो वापस चला जाता है, तो यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ इसकी वजह से क्या है, सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे देखो सिंगल बॉन्ड लाने के लिए देखो 2 कॉन्ट्रीब्यूशन है, ये खींच भी रहा है, ऊपर से जब ये इसको मतलब इलेक्ट्रॉन देगा तो ऐसे और ऐसे, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड समझ लो 2 बार आया, एक तो इसकी वजह से भी आएगा और ऊपर से ये खींच भी रहा है, उसकी मतलब ये खींच तो रहा ही है, और प्लस ये जब इधर करेगा तो ये, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड 2 बार आया। सिंगल बॉन्ड जब ज्यादा टाइम से आएगा तो बॉन्ड ऑर्डर कम होगा, तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा। तो इसलिए अगर बॉन्ड लेंथ की बात करो तो 3 ज्यादा होगा, फिर 2, फिर 1। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को डील करना होता है कि कितना रेजोनेंस है, कितना मेसोमेरिक। अगर ज्यादा देर तक सिंगल बॉन्ड आ रहा है तो मतलब कि बॉन्ड लेंथ बढ़ने वाली है। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का, और आज का लेक्चर खत्म करते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन, कंपेयर द देखो बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं, तो एक देखो एक काम करते, बॉन्ड एनर्जी लिखते हैं। कंपेयर द CN बॉन्ड एनर्जी इन द फॉलोइंग। बॉन्ड एनर्जी में ध्यान रखना है कि बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड ऑर्डर के पर्पस है। कंपेयर द CN बॉन्ड एनर्जी इन द फॉलोइंग। बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा। अरे ये CN है, साइनाइड, बस सिर्फ CN है, पर कुछ हो नहीं सकता, तो बॉन्ड ऑर्डर इसका 3 हो, 1 2 3, और भी कर रहे हैं भाई अभी। रेजोनेंस में जाएगा तो उसका बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, ठीक है। ये 4, और इसके नीचे लगा दिया मैंने NO2। अब समझो, रेजोनेंस में जाएगा तो इसका बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, तो बॉन्ड ऑर्डर लेकिन 1 से ज्यादा, 2 के आसपास में नहीं पहुंचेगा। हाँ, रेजोनेंस में जाएगा तो नो डाउट बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा। इसमें देखो क्या होगा, रेजोनेंस में जा रहा है तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है, और साथ में क्या होगा, NO2 भी खींच रहा है। देखो ये खींच रहा है ये इलेक्ट्रॉन, तो मतलब क्या होगा, ये ऐसे आ सकता है, ये ऐसे
और ये ऐसे, ठीक है, और ये वैसे आगे चला जाएगा, तो ये भी खींचेगा, तो क्या होगा, क्या जब ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो इसमें ज़्यादा देर तक डबल बॉन्ड रहेगा, तो एवरेज भाई जब ज़्यादा देर तक डबल बॉन्ड रहेगा तो एवरेज बढ़ने लगता है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, पर यहाँ पे ये खींच रहा है इलेक्ट्रॉन, तो पे ज़्यादा देर तक डबल बॉन्ड रहेगा तो एवरेज बढ़ने लगता है, तो एवरेज बढ़ेगा तो बॉन्ड ऑर्डर का एवरेज बढ़ेगा तो बॉन्ड एनर्जी बढ़ेगी। तो बॉन्ड एनर्जी का अगर आप ऑर्डर लिखोगे, सबसे कम 1, उससे ज़्यादा 4, उससे ज़्यादा 5, 1, फिर 1 से थोड़ा ज़्यादा, 1 से और ज़्यादा, एवरेज मतलब ये ज़्यादा देर तक खींचेगा तो ज़्यादा देर तक डबल बॉन्ड आएगा, फिर उससे ज़्यादा 2, फिर उससे ज़्यादा 3। तो ये सब बातों को ध्यान रखना है कि अगर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ने लगता है इस तरीके से तो बॉन्ड एनर्जी बढ़ता है और बॉन्ड लेंथ कम होता है।